हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने संस्थान बीएमडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मैं डिम्पल यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं, उसी दौर में आज क्लास 4 लेके मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि किस प्रकार से फर्स्ट जो क्लास थी आप लोगों की अभिभावक चाइल्ड साइकोलॉजी को कैसे एक टीचर को और एक अध्यापक को कैसे नॉलेज होना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, और पूरा मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी चैप्टर का बाल मनोविज्ञान डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के चैप्टर में हमारा जो सेशन है, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा वंशानुक्रम और वातावरण। जैसा कि नाम से आपको पता है वंशानुक्रम, वंश मतलब हमारी पूर्वजों से चली आ रही हमारी परंपरा, वो हमारे वंश कि पूर्वजों से जो हमें कुछ भी मिला है वो हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। किसी भी मानव का विकास दो कारकों से होता है। मानव का विकास दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो होता है वो आपका होता है जैविक कारक, और जैविक कारक का पूरा दायित्व तो हमारे पेरेंट्स पे होता है, जो कि हमारे माता पिता आते हैं, हमारे बुजुर्ग आते हैं, और जो जैविक कारक होता है उसी को हम वंशानुक्रम में रखते हैं। सेकेंड जो आपका आता है वो आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में हमारा वातावरण इंक्लूड होता है, और सामाजिक कारक का पूरा दायित्व हमारे वातावरण पर डिपेंड होता है। तो आज हम बात कर लेते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते कि सबसे पहले वंशानुक्रम होता क्या है, वंशक्रम होता क्या है। अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो वंशक्रम होता है सेम अपने माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर हो जाना। माता पिता के जैसा ही बच्चों का बन जाना वंशक्रम कहलाता है। लेकिन कुछ अपवाद हुए हैं। अपवाद क्या कि कुछ पेरेंट्स बहुत ही मंदबुद्धि होते हैं और उनके बच्चे बहुत ही प्रखर बुद्धि के पैदा हो जाते हैं। सेम इसके अपोजिट कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत प्रखर बुद्धि के इंटेलिजेंस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल मूर्ख बुद्धि के आ जाते हैं। तो ऐसा क्या है वंशक्रम? वो ये सब वंशक्रम के अपोजिट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। यहाँ पे मैं आपसे बात करूं, ये जो नाम आप देख पा रहे होंगे H.S. पैटरसन, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने वंशक्रम की आपको कोटेशन दी है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से ही पूर्वजों की पूर्वजों की जो विशेषताएं अपने अंदर लाता है वो वंशक्रम कहलाता है। कि कहीं ना कहीं आप फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपने देखा होगा कि काफी बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जिनके होठ जन्म बाय बर्थ कटे हुए होते हैं, और वो होठ कटने का कारण क्या है? कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों में वो परंपरा चली आ रही है और वो कंटिन्यू है। सेम एज इट इज व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से और जो उनके पेरेंट्स के आपसी अट्रैक्शन से, रिलेशन से आप सबके सामने जो प्रोडक्ट आता है और जो न्यू जनरेशन आती है उसी को ही हम वंशक्रम में रखते हैं। तो ये कोटेशन आप मेंशन कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे नोट्स आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें H.S. पैटरसन के आप अपनी कोटेशन लिख सकते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है वो वंशक्रम कहलाता है। ठीक है, वंशक्रम हो गया, लेकिन वंशक्रम का प्रोसेस क्या है? कैसे एक पीढ़ी की जो जेनेटिक होती है वो दूसरी पीढ़ी में भी हमें दिखाई देती है, तो इस पे हमें बात करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ये देख लिया होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वंशक्रम की प्रक्रिया, कि कैसे वंशक्रम बनता है और कैसे एक वंश की जो ऑर्गन्स होते हैं, जो एक वंश के गुण ट्रेड्स होते हैं वो दूसरे वंश में या दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि जो हमारे वंशक्रम है, आप ये नोट कर सकते हैं कि वंशक्रम की प्रक्रिया क्या, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी का क्या प्रोसेस है।
तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी है वो सेल से बनी हुई होती है। हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल, कोशिका, ठीक है, जिसे हम कोश भी कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में कोश भी कहा जाता है। यही कोश एक माता में होते हैं और एक पिता में होता है, ठीक है। माता वाले कोश को मातृकोश कहा जाता है और पिता वाले कोश को पितृकोश कहा जाता है। सेम एज इट इज, जैसे ही हमारा कोश बना, कोश बहुत सारे जीन्स मिलके, जीन जेनेटिकल इंप्रूवमेंट तभी, जेनेटिकल चेंजिंग लाइफ में तभी आते हैं, किसी भी न्यू जनरेशन में तभी आते हैं जब उसको जीन से इफेक्ट करता है। तो जीन जो होते हैं, जीन से आपका सेल बना और सेल ने ऑर्गन बनाया और ऑर्गन से ही आपके अंदर एक जाइगोटिक चेंज हुआ। ओके, जाइगोटिक चेंज जिसको आप बोलते हैं, और जाइगोटिक ZYGOTE, जाइगोटिक, ठीक है। तो जाइगोटिक टर्म्स कब बनती है? सबसे पहले आपके पास जीन्स हैं, जिनसे आपकी सेल है, सेल से जीन्स हैं और जीन्स आपके ऑर्गन बनाती हैं, ऑर्गन से आपके पास जाइगोट बनता है और जाइगोट ही वो टर्म है जो कि किसी भी उत्पादक कोश, जो प्रोडक्ट आने वाला है, उस कोश को जन्म देती है। तो जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा उसको आप बोलोगे जर्म कोश, GERMS, जर्म कोश, जिसको आप बोल सकते हो उत्पादक कोश, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं कि किसी भी वंशक्रम को में की जो प्रक्रिया होती है वो मातृकोश और पितृकोश दोनों पर डिपेंड होती है। हर एक मातृकोश, जो आपके पास यहाँ पे मैंने लिखा है कि मातृकोश में, जो मातृकोश है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। आपने गुणसूत्र सुना होगा, जिसको हम इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। 23 गुणसूत्र होते हैं। सबसे पहले मात्र जो होता है उनमें 22 जोड़े होते हैं, दोनों में 22 जोड़े होते हैं जो कि सेम जोड़े होते हैं, ठीक है। 23वां जोड़ा जो होता है, पेयर होता है, 23वां जोड़ा होता है वो X और Y का होता है। यहाँ मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ X एंड Y। ओके, तो X गुणसूत्र, जब X और X गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, X को हम बोल सकते हैं लंबा, ठीक है, और Y को हम बोल सकते हैं नाटा या बोना या छोटा, जैसे आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। जब X प्लस X का कॉम्बिनेशन होता है तो जो बेबी, जो प्रोडक्ट, जो जर्म प्रोडक्ट होगा वो लड़की प्रोडक्ट होगी। ओके, जीन्स कैसे बनते हैं? जब X और X आपस में प्लस होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो हमें एक जो जर्म प्रोडक्ट होता है वो फीमेल कैंडिडेट का होता है। जब X और Y एक लंबा और एक छोटा जब होता है तो मेल कैंडिडेट का जर्म प्रोडक्ट होता है। तो जो जेंडर डिसाइडेशन होता है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन कौन करता है कि किसी भी जर्म प्रोडक्ट का जेंडर क्या होगा, तो जेंडर जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो मेल डिसाइड करता है कि आने वाला जर्म प्रोडक्ट आपके पास लड़का होगा या लड़की। तो मात्र जो आपकी वंशक्रम की प्रक्रिया है ये आप लोगों को समझ आई होगी कि वंशक्रम क्या होता है और वंशक्रम के कौन कौन से दो मानव विकास के दो कारक हैं आपके पास यहाँ पे हमने डिस्कस किया, और वंशक्रम की प्रक्रिया कि कहाँ से वंशक्रम शुरू होता है और जिसी के अकॉर्डिंग वो इन फ्यूचर चलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वंशक्रम के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं जिन पे वंशक्रम निर्धारित रहता है, जिन पे वंशक्रम बेस्ड होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे बात कर लेती हूँ। जो पहला पॉइंट है आप सभी नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपके पास है उत्पादक सूत्रों की निरंतरता। उत्पादक को आप बोल सकते हैं बीज कोश या जनन द्रव्य, बीज कोश या जनन द्रव्य। उत्पादक सूत्रों की आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म सेल्स, ठीक है। तो उत्पादक सूत्रों की निरंतरता, उत्पादक का मतलब जैसे आपको जर्म प्रोडक्ट मैंने बताया है सेम वही है जर्म प्रोडक्ट, ठीक है। तो जर्म प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का जो कॉन्सेप्ट है वो बीजमैन ने दिया है।
हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं बीजमैन, आप लिख सकते हैं बीजमैन, कि बीजमैन ने दिया है और इन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट अपने इस प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करने में किया है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे चूहे लिए, इनका एक एक्सपेरिमेंट है जो कि चूहों पर है। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे चूहे लिए, चूहे लेने के बाद इन्होंने हर एक चूहे की, जैसा ही न्यू बेन चूहा न्यू जर्म्स प्रोडक्ट के तौर पर आता तो वो उसकी एक पूंछ को काट देता, जैसे ही सेकंड जनरेशन आती फिर उसको काट देता, फिर उसको काट देता। क्या हुआ कि इतने सारे चूहों की पूंछ काटने के बाद भी जो नया जो भी चूहा बनता उसके एक लंबी सी पूंछ होती। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे आप कितनी भी बार चूहे के पूंछे काट लो या कितनी भी बार आप बाह्य परिवर्तन अपने बिहेवियर में कर लो, आपका जेनेटिकल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार जैसे ही नया चूहा जन्म लेता वो उसकी पूंछ को काट देता, लेकिन फिर भी उनके आपसी इंटरेक्शन से जो नया चूहा जन्म लेता वो एक लंबी पूंछ के साथ ही जन्म लेता। तो पहला प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि उत्पाद सूत्रों की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, जो जेनेटिक जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो हमेशा बनी रहती है, वो जेनेटिकल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है अर्जित गुणों का हस्तांतरण। इसके थोड़ा सा बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं तो उन्होंने अपने पॉइंट रखे हैं। क्या है कि इनहेरिटेंस टू एक्वायर्ड ट्रेड्स, जो अर्जित का मतलब होता है सीखे हुए, कि हमने बाय बर्थ जो हमें एक तो जन्म से मिलते हैं वो हमारे हेरिडिटी में आते हैं, लेकिन जन्म के बाद हमने एनवायरनमेंट में रह के कौन कौन सी चीजें सीखी है, दैट इज कॉल्ड अर्जित। ठीक है, एक्वायर्ड नॉलेज हमारी क्या कह रहे हैं, तो ये पेरेंट्स से ट्रांसफर नहीं होते, ये कोई भी जो अर्जित जो एक्वायर्ड नॉलेज है वो हमारे पेरेंट्स से नहीं आती हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट से आती है। जैसे ही इसके में एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं लेमार्क, आप उनका नाम ले सकते हैं लेमार्क ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिराफ के ऊपर। जिराफ का इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, जैसे कि आपको पता है कि जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है, लेकिन इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो जिराफ पे ही था कि पहले जिराफ की जो गर्दन होती है वो बिल्कुल डिट्टो घोड़े की तरह छोटी होती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एनवायरनमेंट और प्रकृति की के बदलाव और उस व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति है या फिर कोई भी पशु है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जिराफ की आवश्यकता थी कि किसी समय में जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, जब तक उसको खाना प्रॉपर मिलता गया तो वो जिराफ की गर्दन छोटी थी। जैसे जैसे जिराफ को खाने के लिए अपनी गर्दन को लंबा करना पड़ा तो परिस्थितियों ने उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर दिया। इट मींस उसने सीखा है, प्रकृति से, परिस्थिति से, नेचर से सीखा है, तो ये उसकी एक्वायर्ड गुण, उसके एक्वायर्ड ट्रेट जिराफ के अंदर हो गई। तो ये लेमार्क का हो गया कि लेमार्क जैसे अब गर्दन लंबी है तो अब जितने भी न्यू जर्म्स प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सभी ही, उन सभी की गर्दन लंबी होती है। तो आपको सेकंड जो पॉइंट है उसमें यही याद रखना है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, कि जो भी ट्रेड्स आपने सीखे हैं वो एक्वायर्ड अगर आपने कर रखे हैं वो भी आपकी जेनेटिकल जो जर्म्स प्रोडक्ट होता है उसमें हेल्पफुल होता है। यस, तो थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं प्रत्यागमन का नियम। ये प्रत्यागमन जो होता है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। रिग्रेशन का मतलब होता है कि जैसा हम सोचते हैं उसके डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट बिहेव करना, जैसे कि प्रत्यागमन बिल्कुल अपोजिट, लॉ ऑफ रिग्रेशन, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। जब लॉ ऑफ रिग्रेशन की हम बात करते हैं तो बिल्कुल टोटल अपोजिट। इसमें हम एग्जांपल आप ले सकते हो कि हिरण्यकश्यप एक बहुत ही क्रूर टाइप का व्यक्ति था और हिरण्यकश्यप का बेटा पहला, तो प्रत्यागमन बिल्कुल अपोजिट, पेरेंट्स जैसे हैं उनके अपोजिट बिल्कुल बच्चा। लाइक फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि जो बहुत ही टैलेंटेड पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बहुत ही इडियट टाइप के हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। एंड बाद का जो इफेक्ट होता
एनवायरनमेंट का होता है, लेकिन जो पहले हो गया वो सब आपका हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। जो अब इसमें सेकंड जो टर्म्स आता है वो आता है कि जीन्स को आप हेरिडिटी जो होती है वो किससे आइडेंटिफाई होती है? भाई आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो इसके माता पिता से आया है, हेरिडिटी की वजह से हुआ है, या फिर कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये चेंज बच्चे में इसकी वजह से हुआ है? तो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं, एक है डोमिनेंट जिसको हम बोलते हैं जागृत, एक्टिव जो जागृत होता है, एक होता है रिसेसिव सुप्त। ठीक है, जो भी जब जर्म्स प्रोडक्ट होते हैं, जर्म्स प्रोडक्ट होते हैं तो उस टाइम पे जो भी इन दोनों फैक्टर्स में से, डोमिनेंट में से और रिसीव में से जो एक्टिव होता है वो ही उस कैटेगरी में शो करता है। लाइक डोमिनेंट जो रिसेसिव होता है वो ये डिसाइड करता है कि आने वाला कैंडिडेट मेल होगा या फीमेल, या फिर टोटली डिफरेंट होगा, लाइक बिल्कुल इडियट होगा या फिर बिल्कुल इंटेलिजेंट होगा। तो ये सब आपका प्रत्यागमन के नियम में आता है। प्रत्यागमन ही ये डिसाइड करता है अगर आपका डोमिनेंट जागृत है, अगर आपका रिसेसिव सुप्त है, रिसेसिव जागृत नहीं है तो फिर वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जागृत जो होगा वो ही उस पर्सनैलिटी में शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट हो चुके हैं। चौथे पे हम अगर डिस्कस करें तो फोर्थ पॉइंट हमारा होगा मेंडल का नियम, लॉ ऑफ मेंडल। एक बहुत अच्छे हमारे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो पीस मटर पे किए। मेंडल का एक्सपेरिमेंट कहाँ पे है? मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो मटर पे है, और इन्होंने मटर में क्या किया है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेंडल ने 2 जगह मटर लिए। ठीक है, ये वो मटर हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, और ये वो मटर हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। दोनों का इंटरक्रॉस करवाया जाता है। दोनों के इंटरक्रॉस से जो जर्म्स प्रोडक्ट होते हैं वो एक बड़े मटर का होता है। मटर जो है वो कैसा होता है? बड़ा। ठीक है भाई, एक छोटा था एक बड़ा था, और दोनों के होने के बाद भी हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो बड़े मटर का है। इट मीन्स जो डोमिनेंट था, जो जागृत था हमारा, रिसेसिव था, वो हमारा जागृत था और रिसेसिव, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे इसने रिसेस किया, ये सुप्त था, और इसने यहाँ पे हमारे पास बड़े मटर का उत्पाद किया। सेम एज इट इज इस एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल ने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम जब भी उसने मटर उगाए तो ये बड़े वाले, केवल बड़े वाले मटरों के बीज डाले। सारे जो बीज उसने उगाए वो सारे बड़े मटर के उगाए। जब बड़े मटर अकेला है, ना छोटा है ना बड़ा है, तो जो प्रोडक्ट होगा, जब प्रोडक्ट वो भी कैसा होगा? बड़ा ही होगा। तो ये डिसाइड करता है कि एक्टिव फॉर्म जो आपका डोमिनेंट है, जो आपका रिसेसिव है, वो एक्टिव फॉर्म में कौन सा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट है मेंडल का, जो कि इन्होंने रैट पे किया था। ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं। तो एक जो एक्सपेरिमेंट है वो रैट पे है, चूहों पे, कि आपके पास 2 प्रकार के चूहे हैं, एक व्हाइट, बहुत सारे चूहे हैं, एक है ब्लैक। ओके, व्हाइट और ब्लैक दोनों का इंटरक्रॉस होता है, और आपके पास न्यू जो प्रोडक्ट आता है वो बिल्कुल ब्लैक आता है। ओके, बिल्कुल ब्लैक प्रोडक्ट जब आपके पास आया, सेकेंड टाइम आपने फिर सारे ब्लैक ही छोड़ दिए, और इन ब्लैक से आपको मिलने वाला भी क्या है? बिल्कुल ब्लैक। ठीक है, नो सॉरी, ये ब्लैक है, और ब्लैक से भी आपको क्या मिलने वाला है? व्हाइट एंड ब्लैक मिक्स। इसका मतलब हेरिडिटी आपकी प्रभावित करती है। मटर वाले में कुछ छोटे भी थे, वहां पे भी वही है कि जो थर्ड है बड़े मटर के लगाए तो आपको बड़े मिले, अगेन फिर उन्होंने छोटे और बड़े मिक्स करके लगाए तो थर्ड टाइम उसको छोटे और बड़े का मिक्स मिला। तो यहाँ पे जो न्यू इंटरक्रॉस के बाद जो नए चूहे आए वो ब्लैक और व्हाइट दोनों का मिक्सेशन आया। तो ये था आपका मेंडल का नियम। तो आपके पास यहाँ पे हेरिडिटी के जो प्रिंसिपल हैं वो 3 टाइप्स के हैं। तीन प्रिंसिपल आपको मैंने यहाँ पे करवाया है। तो पहला 4 प्रिंसिपल आपको करवाए हैं। पहला जो आपका कंटिन्यूटी का
दूसरा आपका एक्वायर्ड ट्रेट्स थी, तीसरा जो आपका रिग्रेशन का था, जो कि रिग्रेशन होता है बिल्कुल जस्ट अपोजिट, ओके, और फोर्थ जो था आपका मेंडल का था। तो यहाँ पे ये सब हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपसे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं। ये आपका पूरा हेरिडिटी का हो गया कि भाई वंशक्रम है क्या, माता पिता से बच्चों में जिन गुणों का ट्रांसफर होता है, जो ट्रेट ट्रांसफर होती है, वही वंशक्रम कहलाता है, बिल्कुल माता पिता के जैसा। इसमें दो कारक हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके बाद वंशक्रम की जो प्रक्रिया थी वो मैंने आपसे डिस्कस की कि कैसे वंशक्रम होता है। इसके बाद मैंने प्रिंसिपल डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे वातावरण, ओके, कि वातावरण क्या होता है और कैसे वंशक्रम के साथ साथ किसी भी मानव के विकास को प्रभावित करता है। तो वातावरण दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक वातावरण और एक बाहरी वातावरण, ओके। तो आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण, आंतरिक में आपका हो गया इंटरनल और बाहरी में आपका हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आप ले सकते हैं भौतिकी, ओके, जो बाह्य होता है आपका, बाहरी या बाह्य आप इसको कह सकते हैं। भौतिकी आ गई आपका और आ गया सामाजिक। भौतिक को आप प्रकृति से जोड़ सकते हैं कि कैसे प्रकृति आपको आपके विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। और फिर आपके पास आता है सामाजिक। सामाजिक में अगर हम बात करें तो आपका रहन सहन कैसा है, ठीक है, आपके रहन सहन आ जाते हैं, आपके रीति रिवाज आ जाते हैं, आपकी रूढ़ियां आ जाती हैं और आपकी सामाजिक परंपराएं आ जाती हैं। ये सब आपका किसमें इंक्लूड होगा, आपका सामाजिक में, ठीक है। तो वो वातावरण में हम यहाँ पे एक अच्छी सी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, ऐसे टर्म्स जो हमारे वंशक्रम को छोड़ के, जो भी हमें प्रभावित करता है, हमारे वंशक्रम को छोड़ के हमारे चारों तरफ जैसा एनवायरनमेंट होता है वो हमारे विकास को प्रभावित करता है, वो वातावरण कहलाता है। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं एनास्टसी, नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, एनास्टसी, ओके। एनास्टसी ने कहा है कि जीन्स को छोड़ के जो भी हमारे विकास को प्रभावित करता है वो वातावरण है। तो आप लिख सकते हैं कि जीन्स को छोड़कर जो भी हमारे विकास को प्रभावित करता है क्या कहलाता है, वातावरण, ओके। ये सब हमारा यहाँ पे हो गया। एक हमारे हुए हैं, एक और कोटेशन में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, J.S. रोज, ठीक है। J.S. रोज ने क्या कहा है, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण जो होता है, देखो यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ पे मैंने आंतरिक और बाह्य बताया था, तो आंतरिक को आप वंशक्रम से इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और बाह्य हमारा, बाह्य में दो बताए आपको, एक भौतिकी और एक सामाजिक। भौतिकी जो आपको नेचर आपको जो नेचर किस प्रकार से आपको प्रभावित करती है, ये सब आपका बाह्य सामाजिक में आ जाएगा, ठीक है। और वातावरण जो भौतिक में आ जाएगा और सामाजिक में आपके रहन सहन क्या है, आपके रीति रिवाज क्या है, आपकी सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, आपका बाह्य एनवायरनमेंट कैसा है। तो J.S. रोज हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी कोटेशन आपको लिखनी है। आप लिख सकते हैं कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कि बाहरी जो भी हमारे वंशक्रम जो इंटरनल है उसको छोड़ के हमारे जो बाह्य वातावरण है उसको, जो हमारे विकास को, जो हमारी लर्निंग है, हमारा अधिगम है, उसको प्रभावित करता है, वो वातावरण कहलाता है। तो यहाँ पे हमने वातावरण के बारे में डिस्कस किया कि वातावरण क्या है, ठीक है। हमारा वंशक्रम हुआ, हमारा वातावरण हुआ। अब ऐसे कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि कैसे उनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में विकास
कैसे वातावरण कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से आपसे बात करूंगी कैडोल की। कैडोल हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। कैडोल ने क्या किया, विद्वानों पे रिसर्च की, जो विद्वान लोग थे, और इन्होंने केवल 552 लोग ऐसे थे, विद्वान थे, उन पे रिसर्च किया। ये रिसर्च क्या थी वो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने इनका सैंपल लिया, इनकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों को मेजर किया, और इनसे जो भी व्यक्ति आए इनको एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रखा, क्योंकि विद्वान ऑलरेडी थे और इनके जो भी बच्चे थे, इनके जो जर्म्स प्रोडक्ट थे, वो भी एक हाई क्वालिटी के व्यक्ति थे। ठीक है, तो इनसे क्या हुआ कि जितने भी विद्वान लोग, एक इन्होंने विद्वान लोगों पे किया और एक वैसे लोगों पे, तो विद्वान लोगों के जितने भी जर्म्स प्रोडक्ट थे वो सारे हाई इंटेलिजेंसी के। ठीक है, तो दूसरा अगर हम बात करें तो हम गार्डन की बात कर लेते हैं। गार्डन हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है उन बच्चों पर जो हमेशा नदियों के किनारे रहते हैं। नदियों के किनारे, इट मींस नाविकों के बच्चों पर। आपने देखा होगा कि जब भी हम नदी के किनारे कहीं भी जाते हैं, नाव चलाने वाला जो लोग होते हैं उनको ज्यादा एजुकेशन से या फिर पढ़ाई लिखाई से इतना ज्यादा कुछ वो नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि उनका एनवायरनमेंट सिर्फ ये होता है कि हमें जल में जाना है, मछली पकड़ के लेके आना है, नाव चलानी है, कुछ अपने डेली लाइफ की जो जीवित आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम अपना काम चला लेंगे। तो क्या हुआ कि उनका एनवायरनमेंट वहां तक सीमित हो गया। जब उन लोगों की मेंटल IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि जब उन लोगों की देखी गई तो एक सामान्य बच्चे से इन बच्चों की बुद्धि लब्धि कम थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है अगर इन बच्चों का एनवायरनमेंट अच्छा होता तो इनकी IQ भी बहुत अच्छी होती, लेकिन इनका एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से इन बच्चों की IQ एक सामान्य बच्चे की IQ से बहुत कम होती है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो फ्रीमैन ने एक रिसर्च की है। फ्रीमैन की जो रिसर्च है वो आपकी फॉस्टर होम्स पे है कि फॉस्टर होम आप सभी को पता होगा, अनाथालय जो होते हैं, कि अनाथालय में रहने वाले बच्चे, काफी सारे एक अनाथालय में रहने वाले बच्चे लिए उन्होंने, और उस टाइम पे उन लोगों की IQ देखी कि उस टाइम इनकी IQ कम से कम एवरेज स्टूडेंट जितना होता है 80 to 90 के लमसम IQ इन बच्चों की थी। फ्रीमैन ने क्या किया, जैसे इन बच्चों को अनाथालय से निकालकर उन्होंने एक अच्छे से शेल्टर में इनको रखा, और शेल्टर में रखने के बाद कुछ समय बाद इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया और एक अच्छी नॉलेज गेन करवाई। उसके बाद जैसे ही 2 से 3 महीने में फ्रीमैन ने इनकी दोबारा से IQ चेक की तो इनकी IQ में जो बदलाव था, कम से कम इनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 110, जो कि एक प्रखर बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है, वहां पे इनकी बुद्धि लब्धि एग्जिस्ट करने लगी। तो इससे हमें यही पता चलता है कि बहुत सारे रिसर्च हमारे सामने है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है, तो हमारा रिजल्ट 100% हो सकता है। ठीक है, एक और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है, मैं आपसे डिस्कस करूंगी, फे एडिथ। ठीक है, जिनका नाम है फे एडिथ, आप लिख सकते हैं फे एडिथ। इन्होंने 2 जुड़वा बहनों पर एक्सपेरिमेंट किया। 2 जुड़वा बहनों पर एक्सपेरिमेंट किया। दोनों जुड़वा बहनों के एक्सपेरिमेंट से मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि एक बहन एक गरीब परिवार में रहती थी और एक बहन एक अमीर परिवार में रहती थी। जब इन दोनों बहनों की IQ जब चेक की गई तो IQ में ये डिसाइड हुआ कि जो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी जो बहन, जिसकी IQ एक एवरेज स्टूडेंट 80 to 90 के लमसम थी, और जब अमीर परिवार वाले, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उसी लेवल का था, और जैसे ही उस बच्चे की IQ जो अमीर परिवार में जो लड़की रहती थी उस बहन की अगर देखी गई तो उसकी जो
IQ थी वो कम से कम 110 से 120, जो कि एक इंटेलिजेंस के इसमें कंक्लूड होती है। तो हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये था आप सभी के साथ वंशक्रम और वातावरण, और इसी प्रकार की जानकारियां हम आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल BMD कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आएगा जिसपे नोटिफिकेशन के लिए आप उस पर डेली अपडेट जो भी रहेंगे वो आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए